नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का ये सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। इस पूरी क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एपीना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा सफर शुरू होगा हमारे अपने देश भारत के बेसिक ज्योग्राफिकल प्रोफाइल से। फिर हम भारत के शानदार पहाड़ों की सैर करेंगे। उसके बाद अपनी धरती से बाहर निकलकर सोलर सिस्टम के कुछ राज जानेंगे। फिर वापस पृथ्वी पर आकर इसके ज्वालामुखियों के बारे में समझेंगे और आखिर में दुनिया की बड़ी बड़ी नदियों और झीलों पर एक नजर डालेंगे। तो तैयार हो जाइए, ये एक डीप डाइव होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के ज्योग्राफिकल प्रोफाइल की। देखिए, किसी भी देश को समझने के लिए उसके भूगोल को समझना सबसे जरूरी है। ये जो आंकड़े हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये वो बुनियाद हैं जिस पर भारत की पहचान टिकी हुई है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक ऐसा देश जो दुनिया की 17.5% आबादी का घर है, लेकिन उसके पास जमीन है दुनिया की सिर्फ 2.4%। ये एक फैक्ट ही भारत के महत्व और उसकी चुनौतियों दोनों को बताने के लिए काफी है। चलिए इन नंबर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये है भारत का ऑफिशियल एरिया। अब इसे पिछले फैक्ट से जोड़िए। दुनिया की 17.5% आबादी इतने से एरिया में रहती है, जो कि पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन डेंसिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट कितना बड़ा मुद्दा है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी लाइन की, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कोई असली लाइन नहीं है जो जमीन पर खींची हो। ये एक काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत के क्लाइमेट को डिफाइन करती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है कि ये किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये है वो कुल 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। इनको याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक से आप आसानी से इन 8 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में कोई ऑप्शन आता है, मान लीजिए मणिपुर, तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि अरे ये तो इस लिस्ट में था ही नहीं। चलिए अब जमीन के आंकड़ों से आगे बढ़कर जमीन के ऊपर जो शान से खड़े हैं उन पर्वतों की बात करते हैं। भारत के पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं हैं, ये हमारे देश की लाइफलाइन है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण की खूबसूरत पहाड़ियों तक ये सब मिलकर हमारे मौसम, हमारी नदियों और हमारी संस्कृति को एक शक्ल देते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। भारत की ज्यादातर बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे हिमालय हो या वेस्टर्न घाट, वो कई राज्यों में फैली हुई हैं। लेकिन अजंता रेंज की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य महाराष्ट्र के अंदर है। ये बात इसे अपने आप में काफी यूनिक बनाती है। अब जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए, आपको भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का अंदाजा हो जाएगा। एक तरफ हमारे पास दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागरमाथा भी कहते हैं। फिर हमारे उत्तराखंड की शान नंदा देवी है। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और आपको पता है, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इनके अलावा छोटा नागपुर की पारसनाथ और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक भी। सेंट्रल इंडिया की ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए, सतपुड़ा रेंज एक ब्लॉक माउंटेन है। इसके उत्तर में बहती है नर्मदा नदी और दक्षिण में बहती है तापी नदी। ये दोनों नदियां अपनी अपनी भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैली में बहती हैं और सतपुड़ा इन दोनों के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा है जो एक नेचुरल वाटर डिवाइडर का काम करता है। तो चलिए अब अपनी जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और एक चक्कर लगाते हैं अपने सोलर सिस्टम का। ये हमारा ब्रह्मांडीय घर है। आइए देखते हैं कि हमारा ये परिवार कैसा है और इस विशाल सिस्टम में हमारी पृथ्वी की जगह कहां पर है। सबसे पहले बहुत ही बेसिक बात, ग्रह यानी प्लैनेट होता क्या है। सीधी सी बात है, ये एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती और ये एक तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इन ग्रहों की चाल को सबसे पहले गणित के नियमों में किसने बांधा? वो थे महान खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर। ये जो क्रम है ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। सूरज से अगर हम बाहर की तरफ चलें तो सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी और फिर मंगल। ये 4 हो गए इनर प्लैनेट्स।
इसके बाद आती है एस्टेरॉयड बेल्ट और फिर गैस के बड़े बड़े ग्रह शुरू होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, टोटल 8 ग्रह। अब इन 8 ग्रहों को हम मोटे तौर पर 2 परिवारों में बांट सकते हैं। पहले जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें कहते हैं स्थलीय या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये चट्टानी हैं और छोटे हैं। और जो बाहर के 4 हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, उन्हें कहते हैं जोवियन या जोवियन प्लैनेट्स। ये गैस के बहुत बड़े बड़े गोले हैं। तो स्पेस की सैर हो गई, अब वापस अपनी धरती पर आते हैं और इसकी एक सबसे खतरनाक और शक्तिशाली ताकत के बारे में बात करते हैं, ज्वालामुखी। ये सिर्फ आग और लावा उगलने वाले पहाड़ नहीं हैं, बल्कि ये हमें बताते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से कितनी जिंदा और एक्टिव है। चलिए इन्हें इनकी एक्टिविटी के हिसाब से समझते हैं। ज्वालामुखियों को याद रखने का सबसे आसान तरीका है उन्हें 3 कैटेगरीज में देखना। पहला है एक्टिव यानी जागा हुआ ज्वालामुखी, जैसे इटली का स्ट्रोम्बोली, जिससे हमेशा लावा निकलता रहता है। दूसरा है डॉर्मेंट यानी सोया हुआ ज्वालामुखी, जैसे जापान का फुजियामा। ये अभी शांत है पर भविष्य में कभी भी फट सकता है। और तीसरा है एक्सटिंक्ट यानी मृत ज्वालामुखी, जैसे तंजानिया का किलिमंजारो, जिसके फिर से फटने का अब कोई चांस नहीं है। और हाँ, किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है। अच्छा, धरती की आग की बात हो गई, तो अब धरती के जीवन की बात करते हैं, यानी पानी। चलिए अब दुनिया की कुछ सबसे जरूरी झीलों और नदियों को जानते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ जमीन को आकार दिया बल्कि इंसानी सभ्यताओं को भी जन्म दिया है। हर झील अपने आप में एक रिकॉर्ड होल्डर है। जैसे कि सुपीरियर झील, ये दुनिया में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। रूस की बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है, इतनी गहरी कि दुनिया का लगभग 20% मीठा पानी अकेले इसी में है। तुर्की की वॉन झील दुनिया की सबसे ज़्यादा खारी झील है। और टिटिका का झील दुनिया की सबसे ऊंची झील है, जिस पर जहाज चलते हैं। नदियों की भी अपनी अपनी खासियतें हैं। अमेज़न नदी भले ही लंबाई में दूसरे नंबर पर हो, पर पानी के वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की राइन नदी दुनिया का सबसे बिजी ट्रेड रूट है। नील नदी को तो मिस्र का वरदान ही कहते हैं, इसी के किनारे महान सभ्यतापन भी। चीन की हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसकी बाढ़ बहुत तबाही लाती है। और सबसे अनोखी है अफ्रीका की कॉन्गो नदी, जो भूमध्य रेखा को एक नहीं बल्कि 2 बार काटती है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक ही नदी का नाम और पहचान बदल जाती है। हमारे देश में जिसे हम माँ गंगा कहते हैं, वही नदी जो बॉर्डर पार करके बांग्लादेश में एंटर करती है, तो वहाँ उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। नदी वही है, बस देश और नाम बदल गए। तो दोस्तों, हमने भारत के भूगोल से शुरू करके ब्रह्मांड तक का एक लंबा सफर तय किया है और फिर वापस धरती के अंदर और उसकी सतह पर भी आए। चलिए अब जल्दी से एक बार उन मेन पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं जो आज हमने सीखे। तो ये हैं आज की हमारी क्लास के की टेकअवेज। भारत का पॉपुलेशन प्रेशर, अजंता जैसी यूनिक माउंटेन रेंज, प्लैनेट्स के 2 अलग अलग परिवार, ज्वालामुखियों के 3 प्रकार और दुनिया की हर बड़ी नदी की अपनी खास पहचान। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर भूगोल की एक बहुत मजबूत नींव तैयार करते हैं। इसी एक विचार के साथ आपको छोड़े जाता हूं। देखिए, भूगोल सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स को रटना नहीं है। ये असल में हमारी दुनिया को समझने का एक तरीका है। ये समझने का कि ये दुनिया कैसे काम करती है और कौन सी ताकतें हमारे आने वाले कल को शेप दे रही हैं। तो आज की पूरी बातचीत में आपको सबसे दिलचस्प क्या लगा? क्या वो भारत का पॉपुलेशन वाला फैक्ट था, या फिर कॉन्गो नदी का इक्वेटर को 2 बार पार करना? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, भूलिएगा नहीं, इस पूरी क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एपीना ऑडियो बुक पर आपका इंतजार कर रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।